Hello guys, welcome back to my channel. Hi, my name is यशी मीरचंदानी and I hope आपने मेरे पुराने वीडियोस थोड़ा सा enjoy किए होंगे, आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा उनसे. बट आज मैं थोड़ा सा ना कुछ न्यू सा टॉपिक लेके आई हूँ. एक्चुअली टॉपिक भी नहीं है. आई एम गोना डिस्कस अबाउट अ बुक विच नेम इज़ साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन. पहली बात तो मुझे एक बात समझाने दो कि परसुएशन होता क्या है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मना ही लिया है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट देती हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप मेरे ही वीडियोस आके वापस से देखें. तो परसुएशन भी एक तरीके से वही होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुनय करना या तो मनाना या किसी को समझाना या किसी इंसान को कुछ ऐसा कराना या उसको उस तरीके से कोई चीज़ एक्सप्लेन करना कि वो आपकी बात माने. एज एन RM हमें भी बैंक में यही करना होगा. हमें हमारे कस्टमर्स को मनाना होगा कि भाई तुम हमारा प्रोडक्ट खरीदो. ठीक है, तो अगर मैं बेसिक सी लैंग्वेज बोलूँ कि परसुएशन क्या होता है, तो परसुएशन इज़ एन एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग. तो क्लियर हो गया भाई परसुएशन क्या होता है. करेक्ट. तो अब जिस बुक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका बेसिक नेम है इन्फ्लुएंस and the subtitle is The Psychology of Persuasion. So it is written by Robert Cialdini. He has done a well-known work that explores the principles and the techniques of persuasion. ठीक है, तो ये जो बुक है वो काफ़ी सारे की कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करती है, आइडियाज़ को एक्सप्लेन करती है जो साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन से रिलेटेड है. इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी, स्कार्सिटी, कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, प्राइमिंग. ये हमारा पूरा एक काइंड ऑफ टॉपिक है. तो हमारे जो सर ने हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द बुक दैट इज़ साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन. तो मैं आपको सबसे पहले पहला वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो कि है रेसिप्रोसिटी. अब मुझे एक बात बताओ, रेसिप्रोसिटी से आप क्या समझते हो बेसिकली. तो इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट सजेस्ट पीपल tend to feel obligated to repay others for what they have received. Okay, सिंपली अगर मैं बोलूँ, जो लोग हैं वो क्या फील करते हैं, ऑब्लिगेटेड फील करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ रिसीव किया है तो उनको वापस उसको रीपे करना है. ठीक है, रेसिप्रोसिटी क्या होता है, एक पावरफुल टूल होता है परसुएशन का. क्योंकि जब कोई आप पे फेवर करता है, आपको प्रोवाइड करता है कुछ भी, जैसे मैं आपको अभी एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, एक बुक के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम उनको रिटर्न देते हैं, हम रिटर्न कंप्लाई करते हैं. जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो साथ में वो आपसे रिटर्न भी ले रहा है. दैट इज़ व्हाट रेसिप्रोसिटी इज़ बीइंग कॉल्ड. समझ आया. नेक्स्ट टॉपिक पे चले. सो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जो कि है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. अब दोनों वर्ड से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस है, उस आइडिया पे कि लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि वो अपनी चीज़ों से कंसिस्टेंट रहे, चाहे वो वर्ड्स हों, एक्शंस हों, बिलीव्स हों. ठीक है, इफ़ समवन हैज़ मेड अ स्मॉल कमिटमेंट, they are more likely to make larger commitments which are consistent with their initial commitment. ठीक है, मैं कमिट कर रही हूँ कि मेरा दूसरा वीडियो 10 दिन में वापस आएगा, तो दैट इज़ माई कमिटमेंट. अब कमिट तो कर दिया, बट वॉट डिपेंड्स इन दिस इज़ माई कंसिस्टेंसी, कि मैं बोल रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, डिपेंड्स ऑन दैट. क्लियर हुआ. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल प्रूफ. अब भाई सोशल प्रूफ क्या होता है, लोग क्या अक्सर ना एक्शन लेते हैं, बिहेवियर दिखाते हैं ताकि वो गाइड कर सके अपने डिसीजंस. जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप परसुएड हो जाओ. जस्ट किडिंग. ओके, सो जैसे कि आई वांट कि आप परसुएड हो जाओ किस चीज़ से, कि यशी आपको अच्छा कंटेंट देती है, सही कंटेंट देती है. सो इन दैट केस मैं अगर आप देखते हो किसी को कुछ करते हुए तो वो क्या करते हैं, वो वही चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि आप मुझे फॉलो करोगे अभी यूट्यूब पर. ओके,
तो यही प्रिंसिपल को हम कहते हैं हर्ड बिहेवियर। वो कहते हैं ना भेड़ की उसमें, सॉरी मुझे याद नहीं है वो, बट वही है कि आप फॉलो करने लगते हो अगर आपको कोई डिसीजन पसंद आता है तो। अगर आपको कुछ पसंद आता है आप अपने ही डिसीजंस को गाइड करने लगते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था सोशल प्रूफ, जिसमें हम लोगों को फॉलो करने लगते हैं उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर्स के परफॉर्मेंस पे। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आता है लाइक। अब वी आर मोर इजीली परसुएटेड बाई पीपल वी लाइक। जो हमें पसंद है हम उन्हीं को फॉलो करेंगे ना, कोई ऐरे गहरे को तो फॉलो करने नहीं लगेंगे जो हमें पसंद नहीं है, जिसका रहन सहन हमें पसंद नहीं है, राइट? तो अगर हम रैपो बिल्ड करते हैं, एक पॉजिटिव कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले के साथ एक जो कनेक्शन है वो इंक्रीज कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम उनके रिक्वेस्ट को भी कंप्लाई करेंगे। जैसे कि पूरे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है, तो आई फॉलो माई टीचर, आई फील दैट ही इज़ एन आइडियल फॉर माई coming future job, so I respect him, I follow him, I basically admire him and how he works, how he teaches. I explain to you as same, okay? So I am not comparing, but I just respect him, so that is the point. Okay, next point is authority. So people tend to obey figures of authority. Okay, so if someone perceives you as an expert or a legitimate authority in a particular domain, okay, so they are more likely to persuade by your recommendations. अगर मैं कुछ करती हूँ, आपको पसंद आता है, अगर मैं एक अथॉरिटी पे आ जाऊँ, जैसे मैं मान लो मैं एक स्कूल की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन जाती हूँ, तो लोग मुझ पे ज़्यादा बिलीव करेंगे बीइंग एज अ स्टूडेंट। ओके, लोगों को लगेगा नहीं भाई इसके अंदर नॉलेज है, सही बताएगा, राइट? तो अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है तो उस केस में क्या होता है कि लोग मेरी अथॉरिटी को भी वैल्यू करेंगे, मेरे नॉलेज को भी वैल्यू करेंगे, और जो मैं उनको परस्यू करूँगी वो उस पर भी बिलीव करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी क्या होती है? जो प्रिंसिपल है स्कार्सिटी का, वो सजेस्ट करता है कि दैट पीपल वैल्यू थिंग्स मोर highly when they are perceived or rare in a unlimited supply. कहते हैं ना कि जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो इरिटेट हो जाता है, काइंड ऑफ हर चीज़ की अति बुरी है। तो अगर लिमिटेड चीज़ होगी, एक्सपेंसिव होगी, यूनिक होगी, तभी लोग उसको परस्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो लोगों को लगेगा ये तो सब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा फैशन ट्रेंड। अगर एक ट्रेंड कुछ टाइम तक ही चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि कुछ टाइम तक सिर्फ कुछ लोग ही उसको परस्यू करते हैं, कुछ लोग ही उसे फॉलो करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद सभी लोग फॉलो करने लगते हैं, ऑलमोस्ट 90% फॉलो करता है। तो इसीलिए जो पहले वाले कुछ लोग थे वो उसे छोड़ देते हैं। बेसिकली स्कार्सिटी वही है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और हाईलाइटिंग द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी अ पर्सुएसिव स्ट्रैटेजी। गॉट इट? Coming to the seventh point, that is contrast principle. This concept suggests that people evaluate things in relation to what they have experienced recently. Simply अगर मैं बोलूँ, लोग वो चीज़ evaluate करते हैं जो उन्होंने recently अभी experience की है। जैसे कि आप present कर रहे हो कुछ, ठीक है, इस way में present कर रहे हो that it is noticeable contrast or to what came before. You can make it seem more appealing or more valuable. Okay, so नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है? दिस आइडिया इन्वॉल्व सब्टली द इन्फ्लुएंसिंग पर्सन्स थॉट्स और एक्शंस बाय एक्सपोजिंग देम रिलेटेड क्यूज और इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स और इमेजेस कैन प्राइम पीपल टू बी मोर रिसेप्टिव टू सर्टेन आइडियाज। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, आप वो पढ़ोगे, आप कुछ टाइम के बाद हो सकता है, चांसेस होते हैं कि आप वो भूल जाते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक इमेजिनरी इमेज फॉर्मेट में अगर मैं दिखाऊं, वर्चुअल दिखाऊं, तो आप वो नहीं भूलोगे। मैं रोल प्ले करके दिखाऊं तो आप वो चीज़ नहीं भूलोगे, वो कंसेप्ट आप नहीं भूलोगे, राइट? तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं परसुएशन के, दे आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इंसाइट्स and have been widely studied and applied in various fields including marketing, sales, advertising and interpersonal relationships. Understanding these concepts can help individuals become more effective persuaders and make more informed decisions when faced with
persuasive tactics from others. Okay. Now, let me tell you one more thing about this book, that this book is among the most important books written in last 10 years, especially for the marketers. So moving forward to the next question given by my sir is based on some examples. So the question is, are there any specific examples or anecdotes from the book that you found particularly enlightening? What was the most surprising, intriguing or challenging to you about the book Psychology of Persuasion? So in this I would like to tell you that certainly the influence, the Psychology of Persuasion by Robert Cialdini is filled with numerous real life examples. And when I was reading this book, I was literally believing that okay, this has happened to me, okay, this is gonna happen to me in future being an RM in bank. So that illustrates a lot of principles of persuasion. While I don't have any personal feeling or experiences about that, but I can share some of the most intriguing and enlightening examples from the book. So the most best example was the door in the face technique, which was that when Cialdini, the author of the book, discusses a study in which the researchers asked people if they would volunteer to chaperone a group of juvenile delinquents or on a trip to the zoo. So unsurprisingly, most people refused. However, when they first asked people if they would be willing to spend a few hours per week, so counseling those delinquents for a 2-year commitments, it was a much larger request. Okay, so and then they followed up with the smaller request to chaperone the zoo trip. So many people agreed on that. So this demonstrates the power of contrast principle and also the effectiveness of starting with a large request before making a smaller one. Okay, so the second example was the Milgram experiment. In that I really remember it very clearly. So although not conducted by the Cialdini himself, the Milgram experiment is cited is an example of the authority principle. So in this study, people were willing to administer what they believed were increasingly painful electric shocks to another person simply because an authority figure instructed them to do so. So it's a shocking example of how people can be influenced to act against the better judgment when the following authorities can figure commands. Okay, so in this, that people are influenced so badly, and I mean, I don't know why they do this, but that is an example. So the third example which I studied was the scarcity in sales. So in scarcity in sales, it was that the book provides various examples on the basis of principles of scarcity, but which is used in marketing and sales as well, both. So for instance, the limited time offers, the exclusive memberships, and the only X items left in stock. Notifications are all strategies that leverage the perception of scarcity to persuade people to make a purchase. Okay, so fourth example was the Tupperware party phenomenon. Cialdini discusses the effectiveness of the liking principle, where people are more likely to buy from those who they like and relate. So the Tupperware party is a classic example of this, and as individuals are more inclined to make purchases from friends and acquaintances who host these events basically. So what particularly enlightening and challenging about the book is how it reveals the subtle and often unconscious ways as we are influenced and persuaded in our daily lives from others. It underscores the importance of critical thinking and awareness of these tactics. So by understanding the psychology behind these principles of persuasion, readers I can say that reader can become more resistant to undo these influence and make more informed decisions in various situations. Okay, so this book also actually serves as a reminder that the ethical considerations related to persuasion, as these principles can be used both negative and positive way. So it encourages the readers to use these principles responsibly and also ethically basically. So that was it for this question. So the third question comes that what emotions, thoughts or insights have been arisen during the reading journey of this book, Psychology of Persuasion, and how have these contributed to your understanding of the personal selling? So basically
I would really like to tell that I have been able to understand about the awareness of persuasion techniques, but obvious because there were 6 chapters for that, and empathy and the better understanding for marketing, and also how to influence people in correct manner according to the customer. So how awareness of persuasion techniques have been helping me. So basically the book raises the awareness of the subtle and often very unconscious ways in which the people can be influenced or getting influenced. So readers may realize that they themselves have been influenced by these principles in various situations, like including the personal selling, but obvious. So the understanding can help a salesperson recognize that these techniques are being used on them and be more conscious of their own use, and these principles in their sales strategies. So empathy, how I have understand the empathy and understanding. So देखो, तुम्हें कुछ बेचना है ना, तो तुम्हें ड्रामा तो करना पड़ेगा, ठीक है. Drama in the sense, I'm not saying in the negative format, but for example, if I say some lady has came to you, for example, his husband dies, okay, so she has came for the life insurance which his husband has been taken or something like that. So I can say that obviously you have to be empathetic at that time, and you have to show some grief, okay, so that she can feel that okay, you are understanding her pain. So in this manner also customers can be influenced by you, okay. So empathy and understanding, in this the book highlights the importance of understanding the human psychology in persuasion. Also it encourages the salespeople to develop the empathy for their customers, recognizing that people are like they have some psychological triggers, okay. So empathy can also lead to better customer relationships and more effective selling. So you have to be interactive, you have to make good relationships, you have to build a rapport for them basically, okay. So the next like I can say thing which influenced me in this book are like the ethical considerations, like influence. Right now what I am doing, I'm influencing you, so it emphasizes the ethical implications which are been using in the persuasion techniques, okay. So the readers may also reflect the responsibility of using these principles in personal selling and consider the ethical boundaries, and also they can use in the sale practices. Last but not the least, I have 2 more points which I learned from this book are the improved sales strategies. I can now do sales in a very good manner, I mean I believe that. And also the defense against manipulation, because that is very much important in life, that आपको manipulate करना आना चाहिए, होना नहीं है किसी से, okay. So in the improved sales strategies, this book offers like practical insights and how to make sales and marketing more effective. So the sales professionals can learn how to apply these principles, how to get responsibility ethically to close deals, to build trust and create long relationships with customers. So that is what I learned from this book. And the 5th point which I learned is the defense against manipulation. So understanding the psychology of persuasion, it can empower individuals डिफेंड अगेंस्ट मैनिपुलेटिव सेल्स ट्रिक्स. सो अगर मैं आपको मैनिपुलेट करूँगी एज अ RM, मुझे तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, मैं तो करूँगी आपको मैनिपुलेट, मैं तो आपको कंटेंट मेरा जैसा भी हो, हालांकि अच्छा ही होता है, ठीक है, नॉलेजेबल ही होता है, बट आई हैव टू इन्फ्लुएंस यू, आई हैव टू परसुएड यू. तो मैं आपको बोलूँगी ही सही, राइट, मैं आपको परसुएड करूँगी, मैनिपुलेट करूँगी ही. सो आपको ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए व्हेन दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, कस्टमर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ओके, एंड दे कैन रेजिस्ट द प्रेशर टू बाय प्रोडक्ट्स. अगर वो कोई भी अगर ये बुक पढ़ता है ना, तो इतनी चीज़ की तो गारंटी मैं ले सकती हूँ कि वो इतना आसानी से मैनिपुलेट नहीं होगा. सो अगर आपको रेजिस्ट करना है उस प्रेशर को जो हम आप पे डालने वाले हैं, तो ये बुक प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा. और जो भी सर्विसेज हैं
जैसे मैं आपको कुछ भी सर्विस बताऊंगी, मुझे बेचना है, मैं आपको बताऊंगी कुछ भी हो जाए, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि क्या वो जेन्युइनली आपकी नीड्स को मीटअप करता है कि नहीं, राइट। मैं आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस बता दूं, अब आप मान लो 60 साल के हो ही गए, अब लोगे क्या आप लाइफ इंश्योरेंस? नहीं लोगे ना, डेफिनेटली नहीं लोगे। मैं आपको बोलूं कि आप काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आपका है, लेकिन अब आप उसको बढ़ा लो, मतलब उसका कवरेज बढ़वा लो। आप बोल रहे हो कि मैं फिट फाट हूँ, मेरी तबीयत वगैरह सब सही है, और काइंड ऑफ कि आपका ऑलरेडी मान लो 1 करोड़ का है, मान लो, तो क्या आप बढ़वाओगे? सेंसलेस है ना, कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको मैं कोई प्रोडक्ट या कोई भी बैंकर आपको अगर बताता है तो मैनिपुलेट नहीं होना। दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक, बीइंग अ कस्टमर, नॉट एन RM, ओके। सो this is what I learned from this book. So I would really like to thank you all to listen this, and also I would like to thank my mentor, my sir, who literally suggested me to read this book, because I'm really influenced by the book Influence: Psychology of Persuasion. Thank you.